बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेल के चैप्टर में से लाइसोसोम। प्रीवियसली हमने दो ऑर्गेनेल डिस्कस किए हैं, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और दूसरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो इन ऑर्गेनेल्स के साथ या इन ऑर्गेनेल से रिलेटेड थोड़ा फंक्शन के हवाले से एक ऑर्गेनेल है जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम सेल्स के अंदर एक ऐसी वेसिकल होती है जो कि एक मेम्ब्रेन में बंद होती है। बाकी जो ऑर्गेनेल सेल के अंदर मौजूद हैं उनमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये वो ऑर्गेनेल हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। While some of the organelles are those which are present in the eukaryotic cells, those are lysosomes, peroxisomes, glycoxysomes and vacuoles. ये वो ऑर्गेनेल्स हैं जिनके बाहर सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, यानी ये एक मेम्ब्रेन में कवर्ड होते हैं। So among the group of unimembrane organelles, लाइसोसोम इज वन ऑफ देम। सो लाइसोसोम को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट है वो है डेड्यू इन 1955। स्फेरिकल, मोस्टली इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है इन माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर, यानी इसकी साइज जो है वो बिल्कुल छोटी होती है। ओरिजिनेटेड बाय गोल्गी apparatus। याद रखना है कि लाइसोसोम जो है इसको गिवराइज करता है कौन? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। यहाँ फिगर में आपको नजर आ रहा होगा कि ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है और ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फेज है ये ट्रांस फेज कहलाता है, यानी यहाँ से ये सीक्रेट करता है मुख्तलिफ वेजिकल्स को। तो इन वेजिकल्स की सीक्रेशन वाली साइड से ये एक ऐसी वेजिकल है जिस वेजिकल को हम नाम दे रहे हैं एज अ लाइसोसोम। सो लाइसोसोम अराइज फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब ये जो लफ्ज लाइसोसोम है, इस लफ्ज की मीनिंग ही बता रही है कि ये किस तरह की बॉडी है। लाइसो लफ्ज रेफर कर रहा है लाइसिस को। किसको? लाइसिस मतलब ब्रेकिंग, और जोम का मतलब अगेन बॉडी है। सो दिस इज द बॉडी विच इज इन्वॉल्व इन लाइसिस। ये वो बॉडी है जो कि मुख्तलिफ चीज़ों की लाइसिस में इन्वॉल्व है। तो अगर इस लाइसिस वाली बॉडी की हम ओवरऑल मीनिंग निकालें तो इसकी मीनिंग ये है कि दिस बॉडी इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन। ये वो बॉडी है जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स की क्या करवाती है? ब्रेक डाउन करवाती है। सवाल पैदा होता है कि भाई ये ब्रेक डाउन कैसे करवाती है? तो इसका जवाब ये है कि इस लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स को आप हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हो, क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर में रिएक्शंस के दो टाइप्स पढ़े थे। कंडेंसेशन में मोनोमर्स यूनाइट होते हैं और कंडेंसेशन का जो अगेंस्ट रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि मोनोमर्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी पॉलीमर्स टूटते हैं। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? हाइड्रोलाइसिस। सो ऐसे एंजाइम जो हाइड्रोलाइसिस यानी ब्रेकिंग करवाएं, ऐसे टाइप के एंजाइम्स को हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। सो लाइसोसोम एक ऐसी वेजिकल है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट
टू बी रिमेंबर इज हियर कि ये लाइसोसोम जो है आपको प्लांट के सेल में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा ओनली इन एनिमल सेल, ये याद रखना है। कभी कभार आपसे ग्रुप में सवाल किए जाते हैं, यानी एक सवाल होता है जिसके ऑप्शंस में ग्रुप बने हुए होते हैं। तो फिर लेट सपोज कि एक का ऐसा सवाल है कि जिसमें से आपसे पूछा गया है कि भाई नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ग्रुप है जो कि एनिमल के सेल में मौजूद है। लेट सपोज उनमें ऑप्शंस मुख्तलिफ हैं, उनमें एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें लिखा हुआ है लाइसोसोम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड न्यूक्लियस। तो वो ग्रुप, जिस ग्रुप में लाइसोसोम मौजूद होगा, वो ग्रुप जो है ऑर्गेनेल्स का एनिमल के सेल में मौजूद होता है। फंक्शन इज इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। इसका काम ये है कि सेल के अंदर जो मटेरियल आते हैं या मौजूद होते हैं उनकी डाइजेशन करवाता है। इट कैन किल्स ओन सेल। इसकी एक नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं हम इसको, एंड समहाउ पॉजिटिव पॉइंट भी कह सकते हैं, लेकिन बात समझनी है हमें कि इट कैन किल्स ओन सेल, ये अपने सेल की डेथ भी करवा सकता है। जब ये अपने सेल की डेथ करवाएगा तो इससे हम कहते हैं ऑटोफेगी। हालांकि इसके लिए जो टर्म है वो असल में दूसरा टर्म है। जब पूरे सेल की डेथ करवाए तो उस टर्म को हम कहते हैं ऑटोलाइसिस। ऑटोफेगी असल में ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का मतलब है जब ये अपने सेल के कंपोनेंट को डाइजेस्ट करे। When lysosome is involved in the digestion of own cell components, then the process is autophagy. But when it causes the death of a whole cell, then the process is called as what? Autolysis. जब अपने सेल की डेथ काज करवाता है तो जिस सेल में ये मौजूद है उस सेल की डेथ हो गई, तो सेल न बचेगा तो लाइसोसोम भी नहीं बचेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या कहलवाता है कि ये सुसाइड सेक है। ये क्या है? सुसाइड सेक है। तो ये बात जो है आपको समझने की है कि भाई जो हमारे पास लाइसोसोम है वो सेल की डेथ काज करवाता है। इस हिसाब से इसे हम क्या नाम देते हैं? सुसाइड सेक का नाम देते हैं। उसके अलावा लाइसोसोम के दो टाइप्स हो सकते हैं। एक लाइसोसोम को हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम और दूसरे लाइसोसोम को हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम क्या चीज़ है, इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ये लाइसोसोम अभी बना है, यानी ये अभी किसी दूसरी वेजिकल के साथ फ्यूज नहीं हुआ। सो दिस न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम इज कॉल्ड एज व्हाट? प्राइमरी लाइसोसोम। जब ये लाइसोसोम किसी दूसरी वेजिकल के साथ फ्यूज हो गया है तो अब उन दोनों के कंटेंट एक वेजिकल में आ गए हैं, तो अब इस लाइसोसोम का नाम होगा सेकेंडरी लाइसोसोम। न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम which has not been fused with any other vesicle is primary lysosome. When lysosome contain foreign particles in it, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी दूसरी चीज के साथ फ्यूज हो गया है, तो अब इसका नाम क्या होगा? सेकेंडरी लाइसोसोम। साइज के हवाले से 0.2 to 5 माइक्रोन। इन प्लांट्स वैक्यूल एक्ट एज अ लाइसोसोम। प्लांट में अलग से लाइसोसोम नहीं होता, लाइसोसोम जैसे जो फंक्शंस हैं वो उनका वैक्यूल ही परफॉर्म करता है। सो आपसे सवाल हो सकता है, ऑर्गेनेल विच इज सिमिलर लाइक लाइसोसोम फाउंड इन प्लांट्स, वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो फंक्शन के लिहाज से लाइसोसोम जैसा है और प्लांट में मौजूद होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? दैट इज द प्लांट वैक्यूल। और आपको पता है कि प्लांट के सेल में एक ही वैक्यूल होता है जिसकी साइज काफी बड़ी होती है। जो असल लाइसोसोम है यानी एनिमल सेल के लाइसोसोम, दे कंटेन अबाउट
40 डिफरेंट एंजाइम्स, उनमें 40 मुख्तलिफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिनका काम मुख्तलिफ चीज़ों को डाइजेस्ट करना है। कंटेंट ऑफ लाइसोसोम इज एसिडिक। अक्सर ये होता है कि लाइसोसोम के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो जनरली क्या होता है, एसिडिक होता है। एंजाइम ब्रेक्स एवरी माइक्रोमॉलिक्यूल ऑफ द सेल। इन एंजाइम का काम ये है कि जो मैक्रोमॉलिक्यूल सेल के अंदर मौजूद हैं ये उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को, प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड को, या उनकी मुख्तलिफ नेचर में मौजूद प्रोडक्ट्स को। सो जनरली लाइसोसोम के 4 मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जिनमें ये इन्वॉल्व है। सबसे पहले इट इज इन्वॉल्व इन फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब ये है कि जब भी कोई सेल फॉरेन चीज को इंगल्फ करके अंदर लेकर आता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। तो इंगल्फिंग के बाद लाइसोसोम के एंजाइम उसके साथ क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, और उस फ्यूजन की वजह से वो डाइजेस्ट हो जाता है, जिस तरह ये प्रीवियस फिगर में आपको दिखाया गया है। देखें, ये वो वेसिकल है, ये लेट सपोज कि फूड है। इस फूड को इस सेल ने क्या किया है, अपनी इस वेसिकल में फेगोसिटाइज किया है। फेगोसाइटोसिस के बाद ये नई जो वैक्यूल बना इसका नाम है फूड वैक्यूल, और यहाँ से ये वेसिकल बनी है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम और फूड वैक्यूल आपस में फ्यूज हो गए तो रिजल्टिंग अंदर क्या हुई, डाइजेशन हुई। तो इस डाइजेशन के बाद हम ये कहेंगे कि फूड जो अंदर आया था वो सेल के अंदर डाइजेस्ट हो गया। तो ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस के जरिए से फूड को अंदर लिया गया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इज व्हाट, फेगोसाइटोसिस। तो इस तरह से ये फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व है। दूसरा इसका फंक्शन है ऑटोफेगी। ऑटो का मतलब है सेल्फ, फेगी का मतलब है ईटिंग। सो डाइजेशन ऑफ ओन सेल्स अनवांटेड स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि सेल के अपने वो कंपोनेंट जो अब बेकार हैं, काम के नहीं हैं या खराब हैं, उनको डाइजेस्ट करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इज व्हाट, इस प्रोसेस को आप क्या नाम देते हो, ऑटोफेगी का नाम देते हो। जिस तरह ह्यूमन के लिवर सेल में जो हाफ ऑफ द मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं उनको हर हफ्ते में जो है क्या किया जाता है, रिसाइकिल कर लिया जाता है, यानी उनको डाइजेस्ट कर लिया जाता है, फिर उनको दोबारा मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा इसका फंक्शन है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का मतलब है सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल बाय रिलीजिंग एंजाइम, यानी लाइसोजाइम जब अपने एंजाइम साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दे तो होल ऑफ द कंटेंट्स ऑफ सेल आर गोइंग टू बी डाइजेस्टेड। सो इस वजह से इस पर्टिकुलर सेक को यानी लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, सुसाइड सेक कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस इसका चौथा फंक्शन है एंजाइम्स रिलीज्ड आउटसाइड ऑफ द सेल। क्या करता है कि ये लाइसोजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अपने एंजाइम सेल के बाहर भी रिलीज कर देता है, जिस तरह ये एंजाइम जो है फिर बाहर सेल के बाहर डाइजेशन के फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल है कि जब रिप्लेसमेंट ऑफ कार्टिलेज बाय बोन सेल, यानी पहले जहां कार्टिलेज मौजूद था तो ग्रोथ के प्रोसेस के जरिए से उस जगह पर जब बोन के सेल आते हैं तो कार्टिलेज के सेल्स को कैसे डाइजेस्ट किया जाए, तो ये बोन सेल्स में से एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि कार्टिलेज के सेल्स को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो फंक्शन है क्या कहलवाएगा, एक्सोसाइटोसिस कहलवाएगा। सो बुनियादी तौर पर इसके 4 मेन फंक्शंस हैं, फेगोसाइटोसिस, ऑटोफेगी, ऑटोलाइसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब चूंकि हमने डिस्कस किया कि लाइसोसोम का फंक्शन ये है कि ये इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन करवाता है, सो सब एंजाइम्स का मौजूद होना जरूरी है। अगर कोई भी एंजाइम सेल के अंदर मौजूद नहीं होगा इस लाइसोसोम में तो लाइसोसोम के उस एंजाइम ना होने की वजह से वो चीज सेल में डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, और जो चीज सेल में पैदा हो गई या बाहर से आ गई लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी तो अल्टीमेटली वो सेल में क्या होगी, जमा होगी। तो स्पेशली ऐसी चीजें जब सेल के लाइसोसोम में जमा होती हैं तो उनके जमा होने की वजह से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि नहीं बन पाती,
और इनके जमा होने की वजह से मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं, जिन डिसऑर्डर्स को हम सिंपली नाम देते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। क्या बाबा? लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हेन लाइसोसोम लेक्स एनी एंजाइम, जब लाइसोसोम में कोई खास एंजाइम मौजूद ना हो तो जिस चीज के लिए वो एंजाइम है वो चीज डाइजेस्ट नहीं होगी। जब वो चीज डाइजेस्ट नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, और जिस चीज को डाइजेस्ट नहीं किया जा सकेगा वो सेल में जमा होती रहेगी, और उसकी वजह से क्या होता है, मुख्तलिफ डिजीजेज होती हैं। तो कलेक्टिवली उन डिजीजेस को हम क्या कहते हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। सेवरल कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, कॉन्जेनाइटल का मतलब है बाय बर्थ, यानी बाय बर्थ कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो कि ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं ड्यू टू द accumulation ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल। क्यों होती हैं ये? क्योंकि सेल के अंदर कुछ चीजें क्या हैं, जमा हो जाती हैं। तो उनके जमा होने की वजह से जो डिजीज बाय बर्थ बच्चों में मौजूद हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्जेनाइटल डिजीज। दे में अकर ड्यू टू द म्यूटेशंस इन जीन, क्योंकि एंजाइम जो है ये एक्सप्रेशन है किसकी, जीन की। तो जब खास जीन एंजाइम की, जिस जो एंजाइम को एक्सप्रेस करवाने वाली जीन है उसमें म्यूटेशन आ जाती है यानी चेंज आ जाती है, तो वो एंजाइम पैदा नहीं होता। जब वो खास एंजाइम पैदा नहीं होता तो वो खास चीज डाइजेस्ट नहीं होती। In 1965, W.G. Hairs first described the absence of enzyme glucosidase lead to the storage of glycogen। ये वो साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले ये बताया कि भाई हमारे सेल में अगर एक एंजाइम है जिसका नाम है ग्लूकोसाइडेज, अगर ये एंजाइम मौजूद नहीं होगा तो सेल्स में क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड डैमेज टू द सेल एंड टिश्यू। और सेल्स और टिश्यू में ऐसा डैमेज होता है कि उस डैमेज को फिर वापस रिकवर नहीं किया जा सकता। तो आजकल 20 से 30 ऐसे डिसऑर्डर्स नोन हैं जो कि लाइसोसोम्स के एंजाइम ना होने की वजह से होते हैं, जिन डिजीजेस को हम क्या कहते हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। उनमें से 3 डिजीजेस का जिक्र हमारे कोर्स में है। एक है टे सेक्स डिजीज। क्या होता है इस डिजीज में, कौन से सिम्टम्स हैं? मेंटल रिटार्डेशन, यानी दिमागी हालत ठीक नहीं होती, वो बच्चा जो है मेंटली वीक होता है। ब्लाइंडनेस, यानी उसको नजर नहीं होती। डेथ बाय एज 3, और ऐसे बच्चे जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा 3 साल की उम्र तक सरवाइव करते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो टे सेक्स डिजीज की जो रीजन है वो क्या है कि एक एंजाइम है हेक्सोजा अमाई एमिनिडेज। तो हेक्सोजा एमिनिडेज जो ए एंजाइम है ये जब मौजूद नहीं होता लाइसोसोम में तो रिजल्टिंग ये डिजीज होती है। तो आपको टे सेक्स डिजीज के सिम्टम्स और उसका एंजाइम याद करना है। एंजाइम अगर आप नहीं भी करते तो कम से कम सिम्टम्स आपको याद करने हैं। गाउचस डिजीज, इसमें लिवर और स्प्लीन एनलार्जमेंट, इरोजन ऑफ लॉन्ग बोन। इरोजन का मतलब है यानी उसके ऊपर का जो सरफेस है बोन्स का, उसका लेयर जो है वो डैमेज हुआ होता है। मेंटल रिटार्डेशन, इसमें भी मेंटल रिटार्डेशन होती है। ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम का नाम है, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज ये एंजाइम है, इसकी एब्सेंस की वजह से ये डिजीज होती है। क्रेब्स डिजीज, लॉस ऑफ माइलिन, मेंटल रिटार्डेशन, डेथ बाय एज 2, ग्लूकोसाइल सिरामिडेस, ये एक कॉम्प्लेक्स नेम है एंजाइम का। इस एंजाइम के ना होने की वजह से क्रेब्स डिजीज होती है। अब एक खास बात आपको बता दूं कि इनको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। अब देखिए मेंटल रिटार्डेशन तीनों में है। टे सेक्स में खास बात ब्लाइंडनेस है, गाउचस डिजीज में खास बात इरोजन ऑफ लॉन्ग बोन है, और क्रेब्स डिजीज में खास बात जो है वो लॉस ऑफ माइलिन है।
तो एक एक डिसऑर्डर अगर आपको कम से कम उसका सिम्टम याद है तो इस तरह से आप जो है ऑप्शंस में देख के समझ जाएंगे कि कौन सा डिसऑर्डर जो है वो किस डिजीज का है। Our next topic is mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया सब यूकेरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है और इसके दूसरे नाम भी हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है, यहाँ दो सवाल आए हैं हमारे प्रीवियस टॉपिक में से कि सर कार्टिलेज क्या है। बेटा कार्टिलेज एक स्केलेटन का पार्ट है। हमारे स्केलेटन में दो तरह के टिश्यूज मौजूद होते हैं, एक को आप कहते हो बोन जो कि हार्ड है, और कार्टिलेज ये जो सॉफ्ट स्केलेटन है जो कि हमारे ईयर में, नोज में, जॉइंट्स की जगह पर या हमारे बोन्स की जो कैप्स हैं वहां जो पाया जाता है उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। लॉस ऑफ माइलिन क्या है, हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर जो नर्व्स हैं, पेरिफेरल नर्व्स, उनके ऊपर एक शीथ पाई जाती है लिपोप्रोटीन की, जिसमें मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। उस शीथ को हम कहते हैं माइलिन शीथ। तो लॉस ऑफ माइलिन का मतलब ये है कि इस डिजीज की वजह से न्यूरॉन्स की जो माइलिन शीथ है वो डैमेज हो जाती है या नहीं बन पाती, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, लॉस ऑफ माइलिन का नाम देते हैं। एन अदर क्वेश्चन इज ओके, सो सेम क्वेश्चन लॉस ऑफ माइलिन दोनों का था, तो वो आपको जवाब मिल गया। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अगेन ये एक सेल का ऑर्गेनेल है जो कि सारे यूकेरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है। इसका दूसरा नाम कॉन्ड्रियोसोम भी है। फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सेल, ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है। इसका शेप, एक कोई शेप इसका नहीं है, ये ग्रेन्युलर शेप में भी है, रॉड शेप में भी है, वेजिकल के शेप में भी है और थ्रेड और स्ट्रिंग के शेप में भी है। सीन टू बी इन कांस्टेंट मोशन, माइटोकॉन्ड्रिया आपको सेल के अंदर हर वक्त मूवमेंट में नजर आएगा, यानी ये खामोश नहीं होता, ये सेल्स के अंदर हर वक्त मूवमेंट करता रहता है। तो ये मोस्ट एक्टिव ऑर्गेनेल ऑफ द सेल है। सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि यहाँ ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन होती है और फूड ऑक्सीडाइज होता है और रिजल्टिंग क्या होता है, एटीपी यहाँ पर बनती है। सो एटीपी के बनाने के मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं। तो ऐसा एटीपी के बनाने का प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल हो, ऐसी एटीपी की फॉर्मेशन को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। क्या कहेंगे उसको, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो ये ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है जिसमें आपका एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सो चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना रहा है, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि एटीपी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय द सेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता भी है, स्टोर भी करता है, एज पर नीड उसको रिलीज भी करता है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कंसिडर किया जाता है एज अ पावर हाउस ऑफ सेल। याद रखना है, other name of mitochondria is powerhouse of cell. Why it is called as powerhouse of the cell? Because it synthesize ATP, it store ATP and it release energy. तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीसरा ऑर्गेनेल है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, उस इनर मेम्ब्रेन में कुछ इस तरह के जो हैं वो प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं फिंगर लाइक। ये देखें, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। इस इनर मेम्ब्रेन में आप देखें कि यूं अंदर की तरह ये प्रोजेक्शंस मौजूद हैं जो कि इनवर्ड हैं। इन इनर प्रोजेक्शंस को जो कि अंदर की तरफ हैं, इन्हें आप कहते हो क्रिस्टी। क्या, क्रिस्टी।
इंटीरियर इज फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो इंटरनल ल्यूमेन है, यानी जो अंदर कैविटी है, उसे आप कहते हो मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यानी अगेन दिस इज द मीडियम in which protein, enzyme and other organic and inorganic matters are present, जिसे हम क्या नाम देते हैं, मैट्रिक्स का नाम देते हैं। Christie possesses number of enzymes and coenzymes by which organic compounds are metabolized into carbon dioxide and water। क्रिस्टी के ऊपर वो एंजाइम मौजूद होते हैं जिन एंजाइम की मदद से जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो यहाँ जब आते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन होती है, और उस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के जरिए से जो प्रोडक्ट हमें मिलती है वो एटीपी तो मिलती ही मिलती है, लेकिन जो दूसरी बाय प्रोडक्ट्स वहां पर बनती हैं वो क्या बनती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं कि ये सेमी ऑटोनॉमस है, यानी ये आधा खुद मुख्तियार है। आधा खुद मुख्तियार इसलिए है कि इसको अपना डीएनए होता है। सो ये आपसे सवाल होगा कि भाई वो कौन सा ऑर्गेनेल है जिस ऑर्गेनेल में अपना डीएनए होता है, तो उनमें और ऑर्गेनेल भी हैं। पहला ऑर्गेनेल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें डीएनए होता है। बाकी ऑर्गेनेल आगे हमारे डिस्कशन में वो आएंगे तो उनको भी हम देखेंगे कि किस किस में डीएनए मौजूद है। सो सेल में आपको डीएनए यूकेरियोटिक सेल में एक न्यूक्लियस में मिलता है और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। तीसरे आगे ऑर्गेनेल भी हैं जिन्हें भी जिसमें भी डीएनए मौजूद है। सो प्रोड्यूस सम प्रोटीन, तो ये अपनी रिक्वायर्ड प्रोटीन खुद बना सकता है, अपने रिक्वायर्ड एंजाइम खुद बना सकता है अंडर दिस डीएनए इंस्ट्रक्शन। जो डीएनए इसका अपना है उस डीएनए को ट्रांसक्राइब करता है और फिर उसमें ट्रांसलेशन होती है। तो इस प्रोसेस के लिए इसके पास अपना राइबोसोम भी है और अपना डीएनए भी है। माइटोकॉन्ड्रिया आर पास्ड टू एन एनिमल ओनली बाय मदर। अब ये बात थोड़ी समझने की है, जब रिप्रोडक्शन होता है एनिमल्स में तो एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं। तो एग का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वो पूरा मौजूद होता है, स्पर्म का सिर्फ हेड फ्यूज होता है और स्पर्म के हेड में सिर्फ न्यूक्लियस मौजूद होता है, बाकी ऑर्गेनेल उसके मौजूद नहीं होते। लिहाजा जो नया जायगोट बना उस जायगोट में जो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है वो एग का है, वो स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज के स्पर्म का ओनली हेड फ्यूज हो रहा है। सो हेड डू नॉट पोजेस द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि स्पर्म के मिड पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो फ्यूजन से बाहर रहता है। तो इसलिए हमारी बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है ये हमें अपनी मदर से मिला है। तो इस तरह से हम अपनी मदर को माइटोकॉन्ड्रिया से ट्रेस कर सकते हैं। लेट सपोज हॉस्पिटल में एक प्रॉब्लम हो गया कि एक बच्चा है जो कि दो कपल से क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये बच्चा हमारा है, वो कह रहा है ये बच्चा हमारा है। तो एक तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का हमारे पास तरीका है ब्लड ग्रुप का। दूसरा तरीका है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का, कि बच्चे के माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए और जो दो माएँ हैं क्लेम कर रही हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को आपस में मैच करो। जिस माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए का मैच जिस मां से होता है वो बच्चा उसका हो जाएगा। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए से आप अपनी मदर की जो ट्री है पीछे वो फाइंड कर सकते हो कि भाई हमारी मदर कौन सी है, उसकी मदर कौन सी है, उसकी मदर कौन सी है। यूं ये पीछे जो है ट्रेसिंग हो सकती है मदर टू मदर। लाइसोसोम रेगुलेट द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, चूंकि जरूरत पड़ने पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा भी हो सकता है, जब जरूरत नहीं होगी तो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया आर डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम। लाइसोसोम इन एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया को इंगल्फ कर देता है और उनकी डाइजेशन करवा देता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इनको डाइजेस्ट कर रहा है। सो यहाँ फिगर को मैं रिपीट कर देता हूं। ओवरऑल फिगर, दो मेम्ब्रेन बाउंड हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन।
आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस मौजूद है, उस स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये लिखा हुआ है, स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज, जी बाबा, जितनी मदर है आपकी, उस मदर के साथ आपका जो है वो ट्रेस करेगा, यानी माँ की माँ से, फादर की माँ से आपका माइटोकॉन्ड्रिया मैच नहीं करेगा, क्योंकि आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया मिला है वो आपकी मदर से मिला है। तो उस मदर की मदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है फिर वही होगा जो आपके पास है। यानी आप कह सकते हो कि जो नानियाल है हमारा वो माइटोकॉन्ड्रिया में है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज फ्रॉम द मदर्स साइड। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, अंदर चलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में तो ल्यूमेन इज फिल्ड विथ अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड इज व्हाट, मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया को डीएनए अपना होता है और राइबोसोम अपना होता है। अब थोड़ी सी एडिशनल बात कर दूं मैं यहाँ पर कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल का पावर हाउस है, तो ये क्या बना रहा है, एटीपीज बना रहा है। कौन से वो प्रोसेसेस हैं जिन प्रोसेसेस के जरिए से माइटोकॉन्ड्रिया इस काबिल बना है कि वो एटीपी बना सकता है? तो एक प्रोसेस है जो कि आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे बायोएनर्जेटिक्स में, उस रिएक्शन का नाम है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का रिएक्शन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, याद रखना है। दूसरा एक प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर मौजूद होती है, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को ये सलाहियत मिलती है कि वो एटीपी बना सकता है। ये सारी चीजें हमारी डिटेल में डिस्कस होगी कहाँ पर, बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक खास किस्म का पार्टिकल होता है उसकी इनर मेम्ब्रेन पर, उस पार्टिकल को हम नाम देते हैं F1 पार्टिकल। क्या बाबा, F1 पार्टिकल। वेयर इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन। और इस F1 पार्टिकल का जो हेड है, यानी ये किस तरफ मौजूद होता है, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स की साइड में मौजूद होता है, यानी इनर मेम्ब्रेन पर होगा, लेकिन जो फेस होगा उसका वो अंदर की साइड पर होता है, इधर। यानी इधर वो अंदर एक बंच लगा हुआ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल। दिस F1 पार्टिकल इज एन स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये एक स्पेशल टाइप है, कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन का, जो कि एटीपी सिंथेसाइज करवाता है। सो आपसे अगर सवाल हो, ये चीज हमारे कोर्स में है नहीं, लेकिन समटाइम्स चूंकि जो पंजाब का टेक्स्ट बुक है उसमें ये चीज है, सो वहां से अगर ये सवाल भी आ सकता है। तो F1 पार्टिकल माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर है और इसका काम क्या है कि ये एटीपी बनाता है। So up to yet, if you have any question, you may ask, please.